हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एट लेक्चर ऑफ चैप्टर नेचर ऑफ लाइट और वेव ऑप्टिक्स। आज के लेक्चर में अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिजॉल्विंग पावर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो अपन लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करोगे तो वहां से इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिजॉल्विंग पावर। देखो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। देखो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। अपने पास में दो ऑब्जेक्ट है, ये रहे दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, दो ऑब्जेक्ट। आप कहोगे नहीं सर हमें एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्टों को अपन किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखे तो ये दो ऑब्जेक्ट जो है अभी भी अपन को यही दिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहे हैं। थोड़ा और बड़े ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखे अपन तो ये दो ऑब्जेक्ट जो है अपन को इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। यही दो ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे बनाए थे। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो डिस्टेंस है या फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट को यहां से अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से जो देख रहे हैं तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को या जो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अपन इस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट कहेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट। तो देखो रिजॉल्विंग लिमिट की डेफिनेशन पहले अपन पढ़ते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट क्या हो जाएगी? द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट at which they can be just resolved or seen separate by a optical instrument। इसी को अपन रिजॉल्विंग लिमिट कहेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वह स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसके लिए अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से इन दोनों ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर सके, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सके, वो जो मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम एंगल जो होगा जिस पर अपन इन दोनों ऑब्जेक्ट को किसी इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग देख सकते हैं, उसी को अपन रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं। उसी डिस्टेंस को या फिर उसी एंगल को अपन इस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट कहेंगे। तो ये होती है रिजॉल्विंग लिमिट। तो रिजॉल्विंग लिमिट ये हुई, तो भैया फिर रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? तो देखो रिजॉल्विंग पावर जो होती है, रिजॉल्विंग पावर जो होती है वह रिजॉल्विंग लिमिट के इनवर्स होती है। रिजॉल्विंग लिमिट के इनवर्स होती है। इसी रिजॉल्विंग लिमिट का इनवर्स करते अपन तो रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी अपने पास में। अगर डेफिनेशन देना चाहें अपन रिजॉल्विंग पावर की तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द कैपेसिटी ऑफ ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट by which two objects can be seen separately, which are placed near to
each other. द कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वह कैपेसिटी जिसके द्वारा अपन दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट दे सके, दो ऑब्जेक्ट जो है उनको अपन डिफरेंशिएट कर सके, उनको अलग अलग देख सके, सेपरेट रिजोल्व कर सके, कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज में ले सकते हो, बाय विच टू ऑब्जेक्ट कैन बी सेपरेट, रिजोल्व कर सके या डिफरेंशिएट कर सके, जो विच आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बहुत ही पास में रखे हुए हैं, उनको अपन डिफरेंशिएट कर सके या रिजोल्व कर सके या सेपरेटली देख सके, दोनों को अलग अलग देख सके किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, उसे ही अपन उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग पावर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई रिजोल्विंग पावर और रिजोल्विंग लिमिट की डेफिनेशन। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं अपन। तो देखो रिजोल्विंग लिमिट जो होती है, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो रिजोल्विंग लिमिट होगी उसका एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। रिजोल्विंग लिमिट जो मिनिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए रिजोल्विंग लिमिट कहें अपन, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहें या एंगुलर सेपरेशन कहें, बात एक ही है। तो वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। लैम्डा जो है वह इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, और डी जो है वह किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एपर्चर है। तो डी क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एपर्चर, और लैम्डा जो है वह इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है। तो ये हुई अपनी रिजोल्विंग लिमिट और रिजोल्विंग पावर को अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया है। नेक्स्ट जो है अपन टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लिए यह रिजोल्विंग पावर फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, फॉर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से अपन क्या देखते हैं, डिस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक एज स्टार, तो अपन जो है दो स्टार एज्यूमशन करते हैं, ये दो स्टार है, ये इन दोनों स्टारों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है अपनी स्मॉल एस, और इन दोनों स्टार्स को अपन किसी टेलीस्कोप से देख रहे हैं, यहां से टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो इन दोनों स्टार्स की जो टेलीस्कोप जो अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगुलर सेपरेशन होगा, ये जो एंगल होगा, यह एंगल कितना हो जाएगा, मिनिमम एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस अपॉन डी। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो एस अपॉन डी हो जाएगा। वैसे अपन ने एंगुलर सेपरेशन का अभी फॉर्मूला देखा था, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो एंगुलर सेपरेशन होता है वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। तो यहां से अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होगा एच, वो कितना हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी। ये जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास में। दूसरा इसी तरह से अपन माइक्रोस्कोप के लिए फाइंड आउट करते हैं। फॉर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के लिए अपने पास में ये दो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही छोटे हैं, टिनी टाइप ऑब्जेक्ट है, तो उनको देखने के लिए उन ऑब्जेक्ट को अपने माइक्रोस्कोप के फोकस पॉइंट पे प्लेस्ड करते हैं। तो इन दोनों ऑब्जेक्टों को जो है अपन ने माइक्रोस्कोप के फोकस पे प्लेस्ड कर दिया। ये यहाँ पे जो है अपना माइक्रोस्कोप है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ के इक्वल, और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो है एस। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में, जो एंगुलर सेपरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, एस अपॉन एफ। लेकिन अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन कितना होता है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। तो यहां से एस जो आया वो आ गया 1.22 लैम्डा अपॉन
कैपिटल डी इंटू स्मॉल एफ। तो ये जो है अपने पास में क्या आ गया, एंगुलर सेपरेशन आ गया। इसी एंगुलर सेपरेशन से जो है अपन ये एंगुलर सेपरेशन जो है इसी को क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं। और अपन को अगर रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट करनी है, रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग लिमिट की इनवर्स होती है। तो 1/s कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, d/1.22 लैम्डा f। कहने का मतलब रिजॉल्विंग पावर जो होती है वह इंस्ट्रूमेंट की जो फोकल लेंथ होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक था अपना रिजॉल्विंग पावर का। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये याद रखना है, रिजॉल्विंग लिमिट जो थीटा मिनिमम जो होता है वह कितना होता है, 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी जो है अपना थीटा मिनिमम होता है, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होता है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो देखो लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है, इससे पहले अपन पढ़े हैं। तो देखो लाइट जो होती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन चीजें होती है। एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वेव की चलने की डायरेक्शन। ये जो तीनों होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। किस तरह से होते हैं परपेंडिकुलर, इसको अपन डायग्राम में दिखाए हैं। तो देखो इस तरह से नोट कर सकते हैं, कोई वेव जो है वह इस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ये, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वेव जो है उस वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो हैं वह इस तरह से हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो हैं वह इस तरह से, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, उछल रहा है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से, वाई डायरेक्शन में जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया अपन ने। इस डायरेक्शन में क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। और इस जेड डायरेक्शन में जो है अपन ने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, इसको दिखाने के लिए अपन ने ऐसा लिया है। तो इसको बनाए अपन, तो इसको इस तरह से बना देंगे। देखो इस तरह से इसको अपन शो कर सकते हैं। ये जो है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया अपना। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है उसमें एक डायरेक्शन में इस तरह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में वेव आगे जाएगी, और इस डायरेक्शन में जो, देखो आपको इस तरह से बताएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से है, वेव इस डायरेक्शन में आगे वेव जो है इस डायरेक्शन में आगे जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब इसी से जो है अपन लाइट के पोलराइजेशन को कनेक्ट करते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो अपन लाइट को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो पहले देखो पोलराइज्ड लाइट क्या होती है या अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं
अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। तो देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि लाइट में जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है। तो अगर ऐसी लाइट है, सच टाइप ऑफ लाइट, सच टाइप ऑफ लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट in all possible direction, in all possible direction, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन करें। तो इसको अपन रिप्रेजेंट जो है वह इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसको अपन इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर अपन को कहीं पे लाइट की इस तरह से रे दिखानी है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लाइट की रे का मतलब लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब इसके परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। तो सभी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? एक डायरेक्शन तो अपन इस तरह से दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। दूसरी जो है परपेंडिकुलर ये भी हो सकती है, तो अपन इसको दिखाने के लिए इस तरह से डॉट बना देते हैं। तो ये जो है अपनी अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। दूसरी आती है अपनी पोलराइज्ड लाइट। देखो पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? सच टाइप ऑफ लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर वाइब्रेट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह केवल एक ही किसी भी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, किसी भी एक डायरेक्शन में। तो इसको अपन इस तरह से दिखा सकते हैं रे के रूप में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह केवल इसी तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इसके परपेंडिकुलर इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो लाइट होगी यह पोलराइज्ड लाइट होगी। पोलराइज्ड लाइट किसको कहते हैं? such type of light in which electric field vibrate in a particular direction, किसी एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे तो उसे अपन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब देखो इसी में अनपोलराइज्ड लाइट जो है, उस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज किया जा सकता है किसी मेथड के द्वारा। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदलने का जो तरीका है उसी को अपन लाइट का पोलराइजेशन कहते हैं। तो लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है? अनपोलराइज्ड लाइट से जो पोलराइज्ड लाइट बनाते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को जो पोलराइज्ड लाइट चेंज करते हैं उसी मेथड को अपन लाइट का पोलराइजेशन कहते हैं। तो लाइट का पोलराइजेशन क्या हो गया? द मेथड इन विच अनपोलराइज्ड लाइट कन्वर्ट टू पोलराइज्ड लाइट, दैट नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया। अब देखो इसमें कुछ दो डेफिनेशन और आती है। एक डेफिनेशन है अपनी वाइब्रेशन प्लेन, वाइब्रेशन प्लेन, और दूसरी है अपनी पोलराइजेशन प्लेन, पोलराइजेशन प्लेन। तो देखो वाइब्रेशन प्लेन और पोलराइजेशन प्लेन क्या होते हैं? ऐसा कोई भी प्लेन जिसमें दो चीजें आती हो। दो चीजें कौन कौन सी? एक तो आती हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और दूसरी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। तो ऐसा प्लेन जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आती हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन आता हो, उस प्लेन को अपन वाइब्रेशन प्लेन कहते हैं। तो इसका डायग्राम में अपन रिप्रेजेंट करें तो देखो कोई वेव रे जो है अपनी इस तरह से जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से।
इस तरह से। तो ये जो प्लेन बनाया है अपन ने, ये देखो ये प्लेन बना दिया अपन ने, इस प्लेन को नाम दे देते हैं अपन ए बी सी डी। तो प्लेन ए बी सी डी जो है वह क्या हो गया, प्लेन वाइब्रेशन प्लेन हो गया। प्लेन ए बी सी डी जो है वो क्या हो गया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या वाइब्रेशन प्लेन हो गया। अब सेकंड देखो पोलराइजेशन प्लेन क्या होता है। पोलराइजेशन प्लेन जो है वह वाइब्रेशन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ऐसा प्लेन जो वाइब्रेशन प्लेन के तो परपेंडिकुलर हो और जिसमें केवल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आए, उस प्लेन को अपन पोलराइजेशन प्लेन कहते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन आ गया अपना, इसी में वाइब्रेट कर रहा है, तो ये बोर्ड जो है यह प्लेन हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर जिसमें यह लाइन भी आए, तो ऐसा प्लेन कैसा होगा, जब इस तरह से मैं कोई प्लेन कंसीडर करूंगा। तो इस प्लेन को डिनोट करने के लिए मैंने ये प्लेन जो है इस तरह से कंसीडर कर लिया, देखो इस तरह से। तो ये जो ई एफ जी एच जो प्लेन है, ई एफ जी एच, ये प्लेन हो जाएगा अपना पोलराइजेशन प्लेन। तो पोलराइजेशन प्लेन क्या हो गया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर प्लेन जिसमें केवल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आती है। इस प्लेन में देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आ रही है, वाइब्रेशन नहीं आ रहे, तो इस प्लेन को अपन पोलराइजेशन प्लेन कहते हैं। तो ये हो गया अपना पोलराइजेशन प्लेन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से अपन किसी लाइट को पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो देखो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मेलस। ये जो मेलस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि अपने पास में ये जो लाइट है, इस लाइट को जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट करते हैं, ये है अपना ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इस लाइट को जब अपन ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट करेंगे तो इसके दो फिनोमेना होगा, एक तो होगा रिफ्लेक्शन और एक होगा रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है लाइट का, कुछ लाइट जो है वह तो ट्रांसपेरेंट मीडियम पर टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, और कुछ लाइट जो है उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो टकरा करके वापस चली जाती है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वह पार्शियली पोलराइज्ड होती है। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो मीडियम के अंदर चली जाती है, ये वाली लाइट जो है यह अनपोलराइज्ड लाइट होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। ऐसी थ्योरी जो है मेलस नामक साइंटिस्ट ने दी थी। उसी थ्योरी के बाद में जो है एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था ब्रूस्टर। तो उस ब्रूस्टर नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया, उन्होंने दिया कि अपने पास में इस तरह से मान लो यह कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यह कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इस तरह से। जब इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पर अपने अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करते हैं, कौन सी लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को। तो अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाएंगे किस तरह से, अपने अनपोलराइज्ड लाइट जो है उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, अपन अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट किया है, और इस रे में दिखाएं अपन अनपोलराइज्ड लाइट को
तो इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से। तो कहने का मतलब जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो लाइट का रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है, यह रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है यह पोलराइज्ड होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट जो है यह कैसी होगी? पोलराइज्ड होगी। पोलराइज्ड भी बोल सकते हैं या फिर प्लेन पोलराइज्ड भी बोल सकते हैं। यह रिफ्लेक्टेड लाइट जो है यह प्लेन पोलराइज्ड होगी, लेकिन कब होगी? जब किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करवाते हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करवाएंगे, तभी ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है यह प्लेन पोलराइज होगी, और कुछ पार्ट जो है इसका वह इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यह रिफ्लेक्टेड पार्ट है, यह रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है यह पार्शियली पोलराइज होगा, सॉरी रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है यह पार्शियली पोलराइज होगा, और ये जो रिफ्लेक्ट हुई है टकरा करके वापस उसी मीडियम में गई है, यह लाइट पोलराइज हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब इसको किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे इंसिडेंट करवाते हैं, और उस पर्टिकुलर एंगल को जो है उस एंगल को बोलते हैं अपन ब्रूस्टर एंगल या पोलराइज एंगल। तो ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, उसी के इक्वल जो है अपना यह हो जाएगा रिफ्लेक्शन एंगल है, और ये जो है अपना ये है रिफ्लेक्शन एंगल। तो यह फिनोमिना कब होगा? जब लाइट को अपन ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल पे इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है यह प्लेन पोलराइज्ड होती है। ये था अपना ब्रूस्टर लॉ। इसको जो आप नोट्स से नोट कर सकते हो, इसकी थ्योरी इतनी है। इसमें थोड़ा छोटा सा एक डेरिवेशन है, उसी डेरिवेशन को अपन एक्सप्लेन करते हैं। देखो आगे इस लॉ में क्या बताया गया कि ये जो ब्रूस्टर एंगल होता है, इस ब्रूस्टर एंगल का अगर मैं tan थीटा कर दूं, ब्रूस्टर एंगल का जो tan होता है वह इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह ब्रूस्टर एंगल के tan के इक्वल होता है। तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू tan को क्या लिखा जा सकता है? साइन IB अपॉन कोस IB। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। एक अपन ने स्नेल लॉ पढ़ा है, स्नेल लॉ पढ़ा है क्या? स्नेल लॉ क्या था? स्नेल लॉ था मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन I अपॉन साइन R। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से क्या कह सकते हो आप? साइन IB अपॉन कोस IB दैट्स इक्वल टू साइन IB, इंसिडेंट एंगल तो IB है, अपॉन साइन R। ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास में क्या बच गया? कोस IB इक्वल्स टू साइन R। इसको मैं यहां ऊपर नोट कर देता हूं, यहां पे कोस IB इक्वल्स टू साइन R, कोस IB इक्वल्स टू साइन R। अब अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कोस थीटा जो है उसको लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको क्या लिख देंगे? साइन 90 माइनस IB इक्वल्स टू साइन R। तो क्या हो गया? साइन से साइन कैंसिल आउट, साइन 90 माइनस IB दैट्स इक्वल टू R। तो ये क्या हो गया? 90 इक्वल टू IB प्लस R। अब देखो ये जो IB प्लस R जो है यह कितना हो गया? 90 डिग्री। ये टोटल एंगल देखे अपन, ये टोटल एंगल, तो ये टोटल कितना है? 180। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम जो है वो 90 हो गया, तो ये एंगल जो है अपने पास में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होती है। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ये था अपना पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन। नेक्स्ट जो है अपना वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन।
पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कैसे करेंगे अपन। तो अभी अपन ने थ्योरी देखी कि अगर किसी लाइट को किसी अनपोलराइज्ड लाइट को ट्रांसपेरेंट मीडियम पर ब्रिस्टर एंगल पे इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वह पोलराइज्ड होती है, और रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वह अनपोलराइज्ड या पार्शियली पोलराइज्ड होती है। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब थोड़ी सी पोलराइज्ड होती है। तो पार्शियली पोलराइज्ड है, उसको फुली पोलराइज्ड करने के लिए अपन बार बार जो है उसी लाइट को इसी तरह से ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट करवाते जाते हैं। बार बार इंसिडेंट करवाएंगे तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो बार बार ज्यादा से ज्यादा पोलराइज्ड होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वह पोलराइज्ड हो जाएगी। तो इसके लिए क्या लेते हैं अपन, इसके लिए अपन ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो है स्लिट लेते हैं। इस तरह से जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम की स्ट्रिप लेते हैं। यह है अपन ने ट्रांसपेरेंट मीडियम की एक स्ट्रिप ले ली, दूसरी स्ट्रिप जो है वो ये हो गई। इसी तरह से बहुत सारी स्ट्रिप ले लेते हैं अपन ट्रांसपेरेंट मीडियम की इस तरह से। अब अपने पास में जो अनपोलराइज्ड लाइट जो है ये है रही अनपोलराइज्ड लाइट। इस अनपोलराइज्ड लाइट को जो है अपन ने यहां पे इंसिडेंट करवाया, तो इसको इस तरह से शो कर सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरह से, इसके परपेंडिकुलर जो है वो वाइब्रेशन। तो ये यहां से टकरा करके जो है यह रिफ्लेक्टेड हो गई। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, यह लाइट पोलराइज्ड लाइट है इस तरह से। यहां से ये कुछ पार्ट जो है वह रिफ्लेक्ट हो गया इस तरह से। जब इस दूसरी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होगा, इस पे भी ब्रिस्टर एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो यहां से भी ये जो लाइट है यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वह पोलराइज्ड होगी, और बाकी लाइट जो है वह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से ये फिनोमेना जो है यह चलता रहेगा इस तरह से। तो यहां पे फिर ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब यहां से इमिट होती है, देखो थोड़ी सी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है पार्शियली यहां पोलराइज्ड हुआ, पार्शियली यहां पोलराइज्ड हुई, पार्शियली यहां पोलराइज्ड हुई, इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिप में से जब पास होगी तो यह रिफ्लेक्टेड लाइट जो है यह फुली पोलराइज्ड हो जाएगी। पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो जाती है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है यह है रिफ्लेक्टेड, और यह कैसी है पोलराइज्ड है। और अब जो बहुत सारी स्ट्रिप में से पास हुई तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको क्या बोल देंगे अपन, रिफ्लेक्टेड बोल देंगे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है यह रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या होगी, फुली पोलराइज्ड होगी। पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वह पोलराइज्ड हो जाएगी। इस तरह से है, इन दोनों के जो पोलराइजेशन प्लेन है वो परपेंडिकुलर होंगे। इसका इस तरह से होगा, इसका इस तरह से होगा। तो ये था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। 50% आधी लाइट जो है वह रिफ्लेक्शन से पोलराइज होती है, और 50% लाइट जो है वह रिफ्लेक्शन से पोलराइज होती है। इस केस में दोनों जो है आधी आधी लाइट को पोलराइज करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। लेक्चर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और लेक्चर के नोट्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज का पार्ट जो था वह मोस्टली थ्योरेटिकल था, तो आपको इसमें कुछ बातें जो हैं वो केवल याद रखनी है, तो थ्योरी जो है वो जरूर नोट करें नोट से। ओके, थैंक यू।